नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज एक बार फिर से बेहद खास मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं। रण क्षेत्र जो नेपाल की भूमि बनी हुई है। रण क्षेत्र इसलिए क्योंकि यहां पर युवाओं का आक्रोश, युवाओं की ताकत नेपाल की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए सड़क पर निकली। एक आक्रोश था भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक आक्रोश था उस स्थिति के खिलाफ जिसने इन युवाओं को ना तो रोजगार दिया था, ना कोई स्थिरता दी थी, ना ही कोई स्थायित्व दिया था। यहां तक कि जब 2008 में दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र की असली पहचान को खत्म करके सेक्युलरिज्म जोड़कर इसे एक नया लोकतंत्र बनाया गया था, जिस उम्मीद के साथ बनाया गया था, युवाओं को वो उम्मीद भी नहीं मिल पाई। 17 साल 11 सरकार। आप खुद सोचिए कि 17 सालों में अगर 11 सरकार हो और हर एक सरकार जिसने अपना पूरा कार्यकाल ना किया हो, हर एक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, तो वहां की जनता त्राहिमाम नहीं करेगी तो क्या करेगी? नेपाल की सड़कों पर आज जो आग धधक रही है वो सिर्फ युवाओं का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो युवाओं का गुस्सा था, लेकिन इस गुस्से में सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारियों ने अपनी हाथ सेकने की कोशिश की। विदेशी षड्यंत्र की परछाई इसमें भी नजर आ रही है। सवाल साफ है कि क्या यह आंदोलन सचमुच नेपाल के युवाओं का है, या फिर इस आंदोलन के पीछे रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी और विदेशी खुफिया एजेंसियों का भी हाथ है? क्योंकि एक नाराजगी इनके खिलाफ भी थी। जो यहाँ के लोग थे वो बार बार कह रहे थे कि दरअसल इस सरकार के नाक के नीचे नेपाल की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है। ये क्यों हो रहा है? इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? ये सवाल भी नेपाल का युवा पूछता हुआ कई बार नजर आया है। अगर ये आंदोलन सिर्फ रोजगार और लोकतंत्र के नाम पर है, तो फिर नेपाल की आत्मा, नेपाल की पहचान, नेपाल की संस्कृति, नेपाल का अस्तित्व, नेपाल ही नहीं बल्कि हर सनातनी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर, इसे निशाना क्यों बनाया गया? क्या यह सिर्फ संयोग है कि मंदिर पर हमला हुआ, या फिर ये उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत नेपाल को सेक्युलर बनाकर हिंदू राष्ट्रवाद को कुचला गया था? और इसीलिए आज रण क्षेत्र में हम सीधा सवाल पूछेंगे कि आखिर इस जेन जी का मास्टर जी कौन है? जेन जी आक्रोशित थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जेन जी आक्रोशित थे उस सिस्टम के खिलाफ जिसने इनकी असली अस्तित्व पर प्रहार किया था। जेन जी आक्रोशित थे उस अस्मिता के खिलाफ जिसमें हिंदू राष्ट्र को पूरी तरह से उसकी सोच को कुचला जा रहा था। लेकिन इस पूरे के पूरे आंदोलन में अगर पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला होता है, अगर मंदिरों पर हमला होता है, तो फिर ये मास्टर जी कौन है? क्या नेपाल के गलियों में बहा खून कहीं वॉशिंगटन के हाथों से रंगा तो नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नेपाल की जनता अपनी पहचान बचाने के लिए फिर से राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की पुकार लाएगी? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। भारत से लेकर नेपाल तक हमारे साथ जुड़ेंगे सभी विशेष अतिथि। कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। नेपाल की सड़कों पर इन दिनों जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वह किसी आंदोलन का चेहरा कम और सुनियोजित षड्यंत्र का असली रूप ज्यादा लगते हैं। सवाल सीधा है, अगर ये सिर्फ जेनजी का आंदोलन है तो फिर देश की सबसे बड़ी धरोहर पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला क्यों हुआ? क्यों नेपाल की आस्था, संस्कृति और पहचान पर सीधा प्रहार किया गया? पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि नेपाल की आत्मा है। ये वही स्थान है जिसने सदियों से नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन इस बार आंदोलनकारियों ने जब सड़कों पर हुड़दंग मचाया तो भीड़ का एक हिस्सा सीधा पशुपतिनाथ की ओर बढ़ा और मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यही नहीं, पुलिस के हथियार लूट लिए गए, दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई।
अब असली सवाल ये है कि इस हिंसा के पीछे कौन है। क्या ये सब वाकई नेपाल के युवाओं का असली गुस्सा है, या फिर जेनजी की भीड़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ कर ली है, जो नेपाल की असीमता को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब नेपाल की जमीन पर संदिग्ध भीड़ का खेल खेला गया। लोकतंत्र की आड़ में विदेशी ताकतें पहले ही नेपाल को सेक्युलर बना चुकी हैं। चीन और अमेरिका जैसे देशों की पैठ ने नेपाल को कमजोर किया है, और अब उसी षड्यंत्र का अगला चरण है नेपाल के हिंदू प्रतीकों और धरोहर पर हमला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा यही है कि इस आंदोलन को दिशा कौन दे रहा है। जेनजी का मास्टर जी कौन है? क्या ये कोई विदेशी खुफिया एजेंसी है? क्या ये चीन है जो नेपाल को अपने लाल झंडे में लपेटना चाहता है, या ये अमेरिका है जो नेपाल के हिंदू राष्ट्रवाद को कुचलकर उसे वॉशिंगटन की कठपुतली बनाना चाहता है? सच यही है कि नेपाल की गलियों में जो खून बह रहा है उसके धब्बे वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के हाथों पर है। ये वही ताकतें हैं जो कभी श्रीलंका, कभी मालदीव और अब नेपाल को अस्थिर कर रही है। सवाल उठता है कि अगर नेपाल का युवा आंदोलन सच्चाई और देशभक्ति पर आधारित है, तो फिर उसके बीच ये विदेशी हस्तक्षेप क्यों दिख रहा है? सोचिए, क्यों आंदोलनकारी पुलिस की गन और हथियार लूटते हैं? क्यों भीड़ दुकानों को जलाकर आम नागरिकों को निशाना बनाती है? क्यों भीड़ मंदिर जैसे पवित्र स्थलों को अपवित्र करने की कोशिश करती है? ये कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं, बल्कि सोची समझी योजना है। यही वजह है कि आज सवाल पूछा जा रहा है, जेनजी की आड़ में नेपाल को जलाने वाले कौन है? नेपाल की जनता को ये समझना होगा कि अगर पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला हो सकता है, तो फिर कोई भी हिंदू धरोहर सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, ये हिंदू पहचान मिटाने की साजिश है, और इस साजिश में वही ताकतें शामिल हैं जो भारत की सीमा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हथियार बनाती है। नेपाल की सरकार और सेना को ये पहचानना होगा कि ये समय सिर्फ राजनीतिक संकट से निपटने का नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की असीमता को बचाने का है। क्योंकि एक बार अगर आस्था का किला ढह गया, तो नेपाल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। रण क्षेत्र से हम सवाल पूछते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला किसने किया? हथियार लूटने वाले कौन थे? क्या ये आंदोलन की आड़ में विदेशी घुसपैठ का खेल है? नेपाल की जनता को तय करना होगा कि क्या वे अपनी पहचान को इन घुसपैठियों और विदेशी ताकतों के हाथों बेच देंगे, या फिर राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है, नेपाल की अस्मिता को चोट किसने पहुंचाई है? ये कौन लोग हैं जो नेपाल के लिए विनाशकारी साबित होंगे? आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नेपाल से दो विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ वीएचपी सलाहकार नेपाल से उद्धव कुमार धिमेरी जी जुड़ रहे हैं। उद्धव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से रवि धामी जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव जी, अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। मैं रवि जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ कि देखिए, ये जो तस्वीरें आई, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि नेपाल की जनता, नेपाल के लोग, नेपाल का युवा यहाँ की भ्रष्ट सरकार से, यहाँ के भ्रष्ट तंत्र से परेशान हो चुका था। 17 साल में 11 सरकारें, ये इस बात का संकेत देती है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की में लिप्त सरकार अपने लिए मलाई जुटा रही थी। जनमानस का कोई भी ख्याल नहीं था। लेकिन इस आक्रोश के बीच में एक तस्वीर जब सामने आती है कि नेपाल के मंदिरों को निशाना, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर को निशाना, ये जो निशाना बनाया गया, क्योंकि जो सच्चा नेपाली होगा, जो हिंदू नेपाली है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, वो कभी भी मंदिर पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का फायदा उठाया? जी लावणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जो पशुपतिनाथ की धरती से जो अभी मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, बहुत मुझे इतना ज्यादा बोलने का नहीं है। कल इस टाइम पे, इसी टाइम होगा 24 घंटा पहले, पशुपतिनाथ में आंदोलन खत्म करने के बाद कुछ लोग वहाँ इकट्ठे होकर निकल गए थे पशुपतिनाथ जलाने के लिए। तो ये चीज जो जेएनजी के जो आंदोलनकारी थे, उनमें लोगों ने उनको कोशिश किया, उनको बचाया, पशुपतिनाथ को उन्होंने रुकाया। लेकिन जो वो लोग थे वो
मतलब अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ऐसे ऐसे लोग उनका फेस नजर आ रहा था, लेकिन वो लोग गायब हो गए उसके बाद। तो हमको ये लगता है कि ये अभी का, कल का, परसों का नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले से प्लानिंग होके पशुपतिनाथ को किस हिसाब से गिराया जाएगा, क्योंकि जो नेपाल का, भारत का नहीं है, विश्व के जितने हिंदू है उसका आस्था का केंद्र बिंदु पशुपतिनाथ था। हाँ ठीक है, वो मतलब जो शासकों थे आपने बता रहे, अब 17 साल में 11 सरकार, वो भी एक ही चेहरा देखते देखते लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ गया था। उनको फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए आंदोलन भी आए, लेकिन उनको वो लोग जेएनजी लोग वो पशुपतिनाथ को जलाने के लिए नहीं आए थे। वो लोग नेपाल के अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलाने के लिए और अपना राष्ट्रपति ऑफिस चलाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद जो घुसपैठ हुआ है, उस घुसपैठ में उसमें विदेशी लोगों का प्लानिंग था, वो विदेशी लोग भी आए हैं। और मुझे लगता है उसमें ये जो बांग्लादेशी से जो आए थे, रोहिंग्या, मालदीव से जो आया था, मुस्लिम जो लोग है थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखता है। क्योंकि एक हिंदू अपनी माँ को, अपना आदर्श को वो नहीं जलाता है। यही सोचने वाली बात है कि एक हिंदू तो ये नहीं कर सकता, और वो भी हिंदू राष्ट्र जो अस्मिता कहा जाता था नेपाल दुनिया में। उद्धव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप उद्धव जी, आपका भी स्वागत है। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में उस पहचान को भी हटा दिया गया, ये कहकर कि ये लोकतंत्र की आवाज बनेगा। लेकिन ये कौन सा लोकतंत्र था जो यहाँ पर हिंदू मंदिरों को, पशुपतिनाथ मंदिर को निशाना बनाया गया? नेपाल का हिंदू तो ये नहीं सोच भी नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता है। उद्धव जी नमस्कार। मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। विश्व हिंदू परिषद नेपाल के केंद्रीय सलाहकार बोल रहा हूँ। अभी जो यहाँ का मूवमेंट अभी चल रहा है, अभियान, ये अभियान का जो कार्य है, ये कार्य गलत तत्वों से, ये निश्चित बिंदु से आगे बढ़ रहा है। यहाँ का कोई हिंदू, कोई सामाजिक नेतृत्व करता उस कार्य में नहीं है। जो देश को विखंडन करने वाला, जो बाहर का कंट्री, यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन एजेंडे का ये योजना है, इसके योजना के मुताबिक ये चलने वाला है यहाँ का जीएनजी वाला। क्योंकि मात्र जीएनजी का नहीं है इसमें, ये सारे पश्चिमी राष्ट्र के जो नेपाल को विखंडन करने वाला है, यहाँ का हिंदुत्व को समाप्त करने वाला है, यहाँ का संस्कृति का समाप्त करने वाला है, यहाँ का सभ्यता का समाप्त करने वाला है, यहाँ का जनजीवन का, जो अपने जनजीवन अच्छे से चल रहा था, उसका समापन करने वाला लोगों ने नेपाल के अंदर कई दिनों से योजना बना के रखे हैं। इस योजना में अपने नेपाल के प्रधानमंत्री फंसे हैं। क्योंकि नेपाल का प्रधानमंत्री का मकसद ये नहीं था, उनका भी धृतराष्ट्र जैसा महत्वाकांक्षा हो गया। क्योंकि महाभारत युद्ध में जो कार्य हुआ था, उनका जो योजना था, वो अपने हट के कारण, प्रधानमंत्री के हट के कारण भी ये योजना बाहर के पश्चिमी राष्ट्र से ये चुकने वाला था, वो हो गया है। तो आगे आने दिन में जीएनजी का जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सुशीला कार्की का नाम आया और भी कोई का नाम आया। इनसे फिर वो पार्टीगत नेतृत्व में जा रहा है। बिल्कुल हम लोग का मकसद है, हम लोग का योजना है, हम लोग का ये जो नेपाल के परिस्थिति के लड़ना चाहिए, यहाँ के सभ्यता से जुड़े, ठीक है, उसी सभ्यता पर ही ये सीधे सीधे प्रहार था। रवि जी, जो बात अभी उद्धव जी बोल भी रहे थे कि देखिए ये सब कुछ सुनियोजित हो रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विदेशी ताकतों का नाम बार बार आ रहा है। आप क्या मानते हैं कि जितनी भी एनजीओज यहाँ काम कर रहे हैं, खासतौर से अभी एक दो एनजीओज का नाम भी आया था, हामी नेपाल करके एक एनजीओ है, जो कि कहा जाता है कि वो उसे वॉशिंगटन से उसको पूरी तरीके से फंडिंग की जाती है, और वो क्रिश्चियन मिशनरी भी है। उसने पूरा एक इस तरीके के एक नहीं बल्कि कई मिशनरीज हैं जो नेपाल पे हावी होने के लिए, नेपाल के हिंदुओं पर हावी होने के लिए वहां पर ग्राउंड पर काम कर रही थी। क्या आप मानते हैं कि ये जो आंदोलन था, जो कि वहां के नेपाली हिंदुओं का आंदोलन था, जो वहां की भ्रष्टाचार से परेशान थी, उस आंदोलन का फायदा ऐसी मिशनरीज, ऐसे विदेशी ताकतों ने भी, ऐसे षड्यंत्रकारियों ने भी उठा लिया? इस पूरे के पूरे आंदोलन में उन्होंने पूरी तरीके से षड्यंत्र किया, उसको हाईजैक किया। जी लावण जी, आप उद्धव जी बोल रहे थे
जैसे कि जो अभी हमने जो नया संविधान लिया, हम संविधान के लिए माओवादी ने भी आंदोलन किया और उन्होंने भी आंदोलन किया। 17 साल पहले जो आंदोलन होता है जिसके बल से संविधान आया, उस संविधान में नेपाल में हिंदू राष्ट्र उसमें नहीं था, मतलब हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू उसमें कोई दो मत नहीं थे। लेकिन अंतिम अवस्था में नेपाल सार्वभौम ऐसा बना दिया कि हिंदू राष्ट्र वहां से हटा दिया, मतलब धर्मनिरपेक्ष रख दिया। तो जो उस टाइम पे धर्मनिरपेक्ष रखने के लिए जो लोग सक्रिय थे, जो बाहर के लोग थे, जो अंदर के लोग थे, वही लोग अभी पिछले टाइम पे ये आंदोलन के पीछे पड़ गए थे। जैसे जेएनजी के नाम से तो ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो 17 साल से हम देख रहे हैं 11 सरकार, वो भी वही आप राम आ रहा है, श्याम जा रहा है, पटनी जी आ रहे हैं, देवबा जी आ रहे हैं, ओली जी आ रहे हैं, बस इन्हीं के ऊपर घूम रहा था। तो इनका फ्रस्ट्रेशन क्या था कि उनको किसी भी हालत में, जैसे इलेक्शन था, इलेक्शन बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, बहुत, क्योंकि एक सामान्य टाइप का इलेक्शन लड़ने के लिए भी लाखों पैसे खर्चा करना पड़ रहा था। वो वहां जा रहा था, वो अपना कुर्सी को जो खर्चा हुआ था पैसे उसको भी निकलना था, फिर अगले बार इलेक्शन लड़ना है तो उस इलेक्शन के लिए भी जाना है। और जैसे पार्टी के अंदर भी बहुत चीज, जैसे नेपाली कांग्रेस के पीछे पहले हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने इलेक्शन वो हस्ताक्षर कलेक्शन किया, उसका भी पार्टी में अनदेखा हुआ। यूएमएल के ऐसे अंदर भी ऐसा हिंदू राष्ट्र के उसमें हुआ, उसके लिए भी अनदेखा हुआ। मतलब ये करते करते क्या होगा, पार्टी के अंदर भी जो आंतरिक मतलब फूट बना दी, वो किसने बना दी? जिन लोगों ने जो हिंदू राष्ट्र को खत्म किया है, जिन बाहरी तत्वों ने, उन्हीं लोगों ने पार्टी में जो मतलब पार्टी के अंदर जो फूट बनाई, उसका अभी जेएनजी को आगे लगा के, जो फ्रस्ट्रेशन था उसको आगे लगा के पीछे से ये लोगों ने अब पुरातत्व विभागों का खत्म कर दिया है, उतना नष्ट कर दिया है। क्या रवि जी, ये आप मानते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर नेपाल को कमजोर किया गया? कहा गया कि लोकतंत्र आएगा, 2008 में उन्होंने कहा लोकतंत्र की बहाली, तो लोकतंत्र के नाम पर ही नेपाल को क्या कमजोर कर दिया गया? ना, लोकतंत्र के नाम पे नहीं की, लेकिन लोकतंत्र आया है, वो कागजों में लोकतंत्र आया, लेकिन वास्तविकता लोकतंत्र नेपाल में नहीं आ पाया ना। वो वास्तविक लोकतंत्र लोगों ने नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ जैसे उद्योग धंधा कल कारखाना कोई नहीं है। जो आ रहा है 10 क्लास पढ़ रहा है, 12 क्लास पढ़ रहा है, विदेशों में जा रहा है या खाड़ी कंट्री में जाके कुछ कर रहा है। अब यहाँ लोग नहीं रहे, कौन कितने पीछे, इसके सरकार के पीछे लगो, वो लोग उन लोगों ने अनदेखी की। मेन चीज ये कि जो गवर्नमेंट में जा रहे हैं उन लोगों ने जनता की फ्रस्ट्रेशन को अनदेखा करने का परिणाम है ये। अब मतलब इन्होंने तो इतना पीछे धकेल दिया कि अब वो नहीं है। लेकिन ये इसका फायदा आप बता रहे हैं, अमेरिकन लोगों को, कोई धर्म वाले हैं, क्रिश्चियन वाले हैं, मुस्लिम वाले हैं, जैसे बिल्कुल उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। हमारे साथ पॉलिट एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं लास्ट 72 आवर्स नेपाल, मतलब वो अगर द बर्निंग नेपाल बोला जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि नेपाल में ये जो आग थी, ये आग थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये आग धधकी उस तंत्र के खिलाफ जिसने नेपाल के लोगों को पनपने नहीं दिया। अपने लिए तो बहुत कुछ सोचा, अपने लिए किया भी, लेकिन नेपाल के लोगों को अनदेखा किया। 17 साल में 11 सरकारें और कहीं कोई स्थायित्व, कोई स्थिरता नहीं, और नतीजा हमारे सामने है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब ये आक्रोश वहां की सड़कों पर नजर आ रहा था, जब युवा नेपाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, उस वक्त नेपाल की धरती पर ही, जहां पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, जो कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जहां के लोग सपने में भी पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला करने की सोच भी नहीं सकते, इस आंदोलन में वो भी हुआ है। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तीर से कई निशाने किए गए? संजीव जी अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए, जो नेपाल की जो स्थितियां हैं वो निसंदेह चिंताजनक है, और नेपाल में जो ये जो सारी स्थितियां हैं, इसके पीछे जो नेपाल के लोकतंत्र की संस्थाओं की जिम्मेदारी लिए हुए जो वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ की जो लोकतंत्र की व्यवस्था को चलाने की जिन राजनीतिक दलों पर जिम्मेदारी थी, ये उन सब की एक बहुत बड़ी विफलता है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2008 के बाद से
जब से नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई, लोकतंत्र आया, उसके बाद से जो वहाँ की जो लीडरशिप आई, लोकतांत्रिक लीडरशिप, उसने अपनी जिम्मेदारियों को उसका निर्वहन नहीं किया, भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो गए। जो वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उन्होंने एड्रेस करने का कार्य नहीं किया, और एक उसको लेकर के और लगातार अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से 17 वर्षों में 11 जो सरकारें जिनका कि आपने जिक्र किया, इस तरीके की जो स्थितियां वहां पर बनी, वो ही इस त्रासदी जो सामने आई है उसका परिणाम है। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जब कभी भी इस तरीके के कोई आंदोलन होते हैं तो उसके पीछे गहरी साजिशें भी होती हैं। और बांग्लादेश के संदर्भ में भी हमने देखा था कि बांग्लादेश में जो अनेक कट्टरपंथियों ने, जमाते इस्लामी बांग्लादेश और उसी तरीके से अनेक आतंकी संगठनों ने, पाकिस्तान के डीप स्टेट ने, अमेरिका के डीप स्टेट ने उसमें इस आग को हवा देने का कार्य किया था और अपने मंसूबों को और वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने की कोशिश की थी। और नेपाल में भी ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये बहुत स्पष्ट है कि नेपाल के अंदर भी एक गहरी साजिश दिखाई देती है। और यदि वहां पर पशुपतिनाथ जैसे एक बेहद महत्वपूर्ण पूजा स्थल को, मंदिर को अगर टारगेट करने का अगर कृत्य किया जा रहा है, तो जाहिर है कि अनेक ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो इसको, इस पूरी सिचुएशन का एक्सप्लॉइटेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको लेकर के नेपाल की सरकार को, वहाँ की अथॉरिटीज को विशेष सतर्कता बरतनी हो। और इसी बात को हमने बांग्लादेश के संदर्भ में भी कहा था कि वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने की जो जारी है वो बांग्लादेश की सरकार की है। और यही अगर इस तरह की घटनाएं, अफसोस की बात तो ये है कि सरकार ने कभी, आपने कहा लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन क्या उस लोकतंत्र को सरकार ने कभी समझा? लोकतंत्र का मतलब होता है कि आप जनता जनार्दन के लिए, लोग के लिए सोचें, लेकिन उन लोगों के लिए कभी सोचा ही नहीं गया। तो आपने तो लोकतंत्र के साथ ही बेईमानी कर ली, तो फिर हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि नेपाली हिंदुओं के बारे में किसी ने कुछ सोचा या उनके ऊपर हो रहे प्रहार को लेकर कोई संजीदगी रही होगी? आखिरकार कहीं ना कहीं से ये जो आक्रोश है उस तरफ भी संकेत करता है। लेकिन क्योंकि उद्धव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीएचपी नेपाल से जुड़े हुए हैं, वो इसलिए ये प्रश्न उद्धव जी आपके पास मैं लेकर आ रही हूँ कि पूरे परिप्रेक्ष्य में बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अगर विदेशी ताकतें हावी हुई, अगर अमेरिका इसके पीछे है, तो उसने बाकायदा यहाँ पर एक जाल बुना। जब 2008 में इसमें सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया था, तब भी ये कहा जा रहा था कि विदेशी ताकतों ने बाकायदा इस चीज के लिए मेहनत की। वहां पर ग्राउंड पर मतलब पैसे भी दिए गए तमाम तरीके से। ये पूरा का पूरा खेल ऐसी ही ताकतों का है, ऐसी क्रिश्चियन मिशनरीज का है, ऐसे धर्मांतरण करने वाले षड्यंत्रकारियों का है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, फिर जुड़ा हूँ मैं भी जी। इससे आपको थोड़ा मैं आगे लेना चाहूंगा। ये योजना कैसे बन रहा है। दुनिया के अंदर नेपाल को आज से 50 साल पहले शिक्षा में आक्रमण हुआ। जो शिक्षा क्षेत्र में आक्रमण हुआ, उसके बाद यहाँ के मिशनरी लोग, यहाँ के एनजीओ आईएनजीओ लोग का जितना भी योजना है, वो योजना शिक्षा में आक्रमण किया 2028 साल में, नेपाली विक्रम संवत 2028 में। उसके बाद 2046 साल में बहुदल और निर्दल के बारे में योजना बना। बहुदल को आने वाला समय हो गया। उसके बाद माओवादी का जन्म हुआ। 12 साल माओवादी ने यहाँ पर विदंता मचा दिया। वो ईसाई मिशनरी के योजना पर उनका कार्य चल रहा था। और लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पर यहाँ पर फिर पश्चिमा राष्ट्र के कई मिशनरी लोग यहाँ पर अपने योजना के मुताबिक कार्य कर रहा था। यहाँ के कोई नहीं छुपाए, कोई नहीं बचाए। जो यहाँ के पत्रकार लोग है, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी लोग है, यहाँ के अदालत के लोग है, यहाँ के शिक्षा क्षेत्र के, यहाँ के देश के प्रबुद्ध लोग भी उसमें बिके हुए हैं। इस कारण पिछले साल का जो ओली जी का सरकार था, ओली जी का मकसद वो अहमतावादी हो गया। उनका अहमतावादी के कारण उनका जो महत्वाकांक्षा, उनका जो पिछले 2 बार का संसद विघटन का महत्वाकांक्षा है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में जो अपहरण किया, शिक्षा का जो यहाँ का भाषा संस्कृति, शिक्षा यहाँ का योजना पर विदेशी ओर का, पश्चिमा ओर के चल गया। इसीलिए यहाँ के मठ मंदिर, कोई जीएनजी का आंदोलन कोई पशुपतिनाथ का आक्रमण नहीं था। जीएनजी का आंदोलन सिंह दरबार जलाने का नहीं था।
जीएनजी का आंदोलन अखिलदार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के जलाने का नहीं था। जीएनजी का आंदोलन कोई भी दूसरा नहीं था। जीएनजी का आंदोलन दो ही हिस्सा पर था। यहाँ के व्यवस्था परिवर्तन हो, यहाँ के भ्रष्टाचार रुके, यहाँ का शासन चलाने वाला ठीक रहे, यही दो ही बात थी। और यहाँ के शासक के बिल्कुल ये योजना, देखिए यही महत्वपूर्ण बात आपने कही, यही चीज है कि यहाँ की जो ताकत थी, युवा ताकत जो आंदोलनरत हुई, उसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि किसी भी तरीके से ये जो भ्रष्ट सरकार है वो भ्रष्ट सरकार जानी चाहिए। एक ऐसा तंत्र आना चाहिए जो शुद्ध हो, पवित्र हो, जो कम से कम जनता जनार्दन के लिए यहाँ पर आवाज बुलंद करे। लेकिन यहाँ पर एक चीज रवि जी देखनी पड़ेगी, फिर संजीव जी इसके बाद तुरंत आपके पास आ रही हूँ, कि यहाँ पर इस पूरी परिस्थिति में अगर आप देखें तो फरवरी और मार्च में 2025 में, अगर इसी साल के शुरू में अगर आपको याद हो, तो आंदोलन तब भी सड़कों पर देखने को मिला था। और उस वक्त बार बार जो आंदोलन था वो राजा की वापसी के लिए आवाज बुलंद की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब हम फिर से जो पुराना जो नेपाल की जो पहचान थी, राजा आओ देश बचाओ, ये नारे लगाए जा रहे थे। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से क्या उसी संकल्पना की तरफ लौट कर ही नेपाल को बचाया जा सकता है, या नेपाल आज भी, भले ही सत्ता परिवर्तन अब हो जाएगा, जो डिमांड हो रही थी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन असली जो स्थायित्व होगा क्या वो उस राजशाही से ही आ सकता है? नेपाल को क्या उस पहचान की जरूरत फिर से है कि क्या सत्ता तो बदल जाएगी लेकिन वो स्थिरता, वो स्थायित्व आ पाएगा, या फिर वो सिर्फ राजशाही से ही संभव हो पाएगा? जी लावणी जी, अब मैं इस बारे में पहले तो मैं भारत सरकार का भी ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ, क्योंकि पड़ोसी तो पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी भी हमारा ना बॉर्डर का भूमि है, ना पासपोर्ट है, मतलब पासपोर्ट का सिस्टम है, ना वीजा सिस्टम है। हम एक हिसाब से बड़े भाई छोटे भाई के हिसाब से भी है ना। अब हिंदू जो भारत के हिंदू है वो नेपाल पशुपतिनाथ वो आते हैं, नेपाल के भारत के और हिंदू तीर्थस्थल में जाते हैं। तो इस टाइम पे ये क्या करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल में सभी 80% 81 अभी है, 81% लोग है, भारत में भी मतलब उसी हिसाब से हिंदुज्म है। तो हम लोगों ने मिलकर पहले हिंदू राष्ट्र किस हिसाब से स्थापित हो सकता है नेपाल में हिंदू राष्ट्र होने चाहिए। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पुरीपीठ जी ने भी उन्होंने बोल रखा है आज से 2018 में कि नेपाल से एक ऐसा क्रांति आएगा, जल्दी आने वाली है, और उसी को भारत सबक लेके आगे बढ़ेगा। भारत ने भी देखना पड़ेगा, और वो नेपाल का जो महाराज धीराज है वो पशुपतिनाथ जी है। तो मुझे लगता है ये कुछ अच्छा होने के लिए भी अभी पिछला टाइम का एक आंदोलन आया होगा, और मुझे लगता है पशुपतिनाथ जी इस आंदोलन का मतलब उनका दिशा निर्देश करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि वो पहचान वापस मिले नेपाल को, जो उससे 2008 में छीन ली गई थी। जी वो हिंदू राष्ट्र का जो ठीक है। क्या संजीव जी, क्या क्योंकि नेपाल कल से लेकर, बल्कि यूं कहूं कि परसों से लगातार नेपाल से हमारे साथ लगातार जो अतिथि जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, वो एक बात तो बार बार कह रहे हैं कि देखिए ठीक है 2008 में के पहले एक आंदोलन था कि भाई एक बदलाव लाकर देखते हैं, वो बदलाव शायद स्थायित्व दे पाए, करप्शन खत्म हो पाए, लेकिन उससे ज्यादा खराब स्थिति हो गई। सेक्युलरिज्म जुड़ते ही, संजीव जी मेरा सवाल आपसे है, सेक्युलरिज्म जुड़ते ही स्थिति बद से बदतर हो गई। क्या आप मानते हैं कि ये जो लोकतंत्र के नाम पर विनाश लीला, नेपाल की विनाश लीला मैं इसे कहूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर हुई? क्या वाकई आज नेपाल को उसी पहचान की जरूरत है जो उससे छीनी गई थी? वही नेपाल को उसकी असली स्थायित्व की तरफ ले जा पाएगा? और ये देखिए, मैं संजीव जी आपके पास आऊँ, एक सीधी तस्वीरें हमारे सामने है। बालेन शाह है ये काठमांडू के मेयर है, और रैपर ये रहे हैं किसी समय में। युवाओं में बहुत ज्यादा इनकी पकड़ है, और यही वजह है कि जो जेनजी है वो ये चाहते हैं। This is just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that our sovereignty is in threat. Our independency is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independency, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. Thank you so much.
देखिए संजीव जी, सीधे आपके पास आ रही हूँ। अभी बालिन शाह को हमने सुना और वहां पर देखिए कहा गया कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, वो जो सोवेनिटी, संप्रभुता को बचाना है, इसीलिए ये टेम्परेरी सरकार होगी। और यही ये कहा जा रहा था कि कमान बालिन शाह को सौंप देनी चाहिए। बालिन शाह भी ये स्टेटमेंट देके गए हैं। क्या बालिन शाह ही अगले प्रधानमंत्री होने वाले, ये मान लिया जाए? क्योंकि लगातार जंजीज ये चाह रहे थे बालेंद्र शाह को ही पीएम के रूप में देखना, और अभी उन्होंने कहा कि नेपाल को बचाना बहुत जरूरी है। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आपको? नहीं, देखिए हाँ, इस तरह ये जो हाँ सर देखिए बोलिए। ये जो सत्ता संभालने की ये जो प्रक्रिया होती है किसी भी राष्ट्र की सत्ता को संभालने की, वो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार ही, और उसका कोई लोकतंत्र का जो चुना हुआ नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। इस तरीके से सिर्फ आंदोलन करके सीधा प्रधानमंत्री पद पर तो कोई बैठ नहीं सकता। और यदि बालन शाह हो या कोई अन्य नेता हो या कोई भी, he said कि it is just a temporary government, it is not a permanent government, क्योंकि we have to सेव द डेमोक्रेसी। वो बार बार ये कह रहे थे, सोवेनिटी के लिए बात कर रहे थे। ये टेम्परेरी वो बोल रहे हैं। स्थिति तो देखिए किस तरह से है नेपाल की, बद से बदतर कल हमने देखी थी, हो गई थी। सेना ने कमाल संभाली, कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, लेकिन उसके बाद क्या, उस स्थिति को संभालने के लिए वो कह रहे हैं कि हम सामने आए हैं। संजीव जी, बिल्कुल सामने आएंगे, आना चाहिए भी। और वहां पर जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र के नेताओं की जो विफलता है उसकी वजह से वहां पर अनेक असंतोष की आवाजें उठ रही हैं। और बालन शाह उसको अगर लीड कर रहे हैं तो अगले जो चुनाव होंगे उसमें बालन शाह को चुनाव लड़ना चाहिए, और जनता के द्वारा इलेक्टेड होकर के यदि आते हैं तो उनको निसंदेह वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं। तो ये जो पूरी लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके तहत उनको कार्य करना होगा। लेकिन ये जो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वहां पर स्थितियां हैं उसमें युवाओं का जो असंतोष है उसको वो लीडरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, सॉवरेनिटी खतरे में है, अन्य चीजें कि अन्य जो चिंताओं का उन्होंने जिक्र किया, तो वो सारी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और लोकतंत्र के जो नेता थे अभी तक के, उनकी जो विफलता थी, तो बालन शाह और उनके जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनको जाहिर है कि एक राजनीतिक फॉर्मेशन करना चाहिए, एक अपना एक इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, लेकिन नेपाल की जनता के बीच में जाना चाहिए, और वहाँ सवाल बड़ा खड़ा यही होता है लोकतांत्रिक तरीके से चुन के क्या आना चाहिए। तो ये लोकतंत्र का तो तकाजा यही है। जी संजीव जी, लेकिन फिर भी एक सवाल जो मेरा पहला सवाल था कि सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट बन भी जाती है तो क्या वो स्थायित्व रहेगा? वो लोकतंत्र जिसे बचाने के लिए, बनाने के लिए 2008 में एक जो संविधान भी बदल दिया गया था, सेकुलरिज्म जोड़ दिया गया था, क्या वो स्थायित्व आ पाएगा, या फिर वो स्थायित्व हिंदू राष्ट्र जब नेपाल हुआ करता था उसी से वो स्थायित्व आ पाएगा? ये भी, इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन रवि साहब, आप भी वहीं से हैं और उद्धव जी भी है। रवि जी, आपसे पहले आपके पास आते हुए, बालेंद्र शाह उचित कैंडिडेट? मुझे अभी नहीं लगता है बालेंद्र शाह भी उचित कैंडिडेट है, क्योंकि वो अभी पॉलिटिक्स में आए हैं, यंग तो यंग है, उनके भी अभी काठमांडू जैसे महानगर पालिका के मेयर हैं। अभी जो ये जेएनजी का जो आंदोलन है, और यंगेस्ट मेयर है, महज 34 साल उम्र है उनकी। उनका ये है, लेकिन उनमें भी जो परिपक्वता जो दिख रही है ना, उनका भी अभी सफिशिएंट खेल तो नहीं बाकी है। तो इससे पहले मुझे लगता है एक अंतरिम गवर्नमेंट कोई सीनियर सिटीजन या कोई मतलब जो विवादित न हो अभी तक, उसमें हो जाए, या बालेंद्र शाह जी के बारे में भी आ रहा है, या अभी उनके अलावा जैसे जैन जी ने बालेंद्र शाह, वो रवि लामिछाने एक जो है राष्ट्रसभा के, उन लोगों के अंदर फूट पड़े, मतलब जो आंदोलन में वो पीछे घुस गए थे, जो जेलों से कई दो लोगों को मतलब भगा दिया था। उस चक्कर में बालेंद्र जी चाहते हैं कि वो कमान तो ले, लेकिन वो उनमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा सभी चीज। तो ये चीज अभी संभव होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल के, उन पॉलिटिकल पार्टी को तो भी लाखों के संख्या में तो मेंबरशिप है उनके भी। अभी वो लोग साइलेंट है, तो कल वो 2 दिन के बाद वो भी मार्केट में आएंगे। आपको क्या लगता है कौन उचित चेहरा हो सकता है?
जैसे अब सुशीला कार्की जी का भी आया, ये भी उचित हो सकते हैं, लेकिन वो भी इसी आपने हिसाब से मेरे वो को भी दिया है बोलने के लिए। सर्वपक्षीय जी जी भी एक हिसाब से टैग लगे हुए थे, लेकिन सर्वपक्षीय स्वीकार के लेके अभी कुछ लोगों का नाम अभी आ रहा है आगे। तो अभी 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 ऐसा ही बोलिए, मतलब कंफर्म करना थोड़ा बहुत जल्दीबाजी ठीक है। होगी, उद्धव जी, अभी उद्धव जी से मैं पूछना चाहती हूँ, उद्धव जी क्या लगता है? नहीं, नेपाल के संदर्भ में मैं 1 मिनट आपको बोलूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ जिसको करना था वो नहीं किया, जिसको यहाँ आगे शासन पद्धति, लोकतांत्रिक शासन पद्धति आगे बढ़ाना था, वो किसी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए अन्य लोग का, जीएनजी, अन्य विविध लोग का यहाँ आगमन हो गया। और व्यक्ति के चेहरा में ऐसा कोई नहीं है। जो भी हो, सिस्टम बनना चाहिए। पहले तो यहाँ का सिस्टम बनना चाहिए, यहाँ का संविधान अच्छा होना चाहिए, यहाँ का कार्यान्वयन अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई मुल्क के हम लोग का अध्ययन है, भारत में व्यक्ति आए या नहीं आए, उनका सिस्टम तो है ना। भारत का जो अमेरिका का व्यक्ति जो भी हो, कार्यकारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हो, उनका सिस्टम है। लेकिन यहाँ का सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम में व्यक्ति का चयन नहीं होता है। सिस्टम अच्छा काम करे, ब्यूरोक्रेट्स अच्छा काम करे, यहाँ का पॉलिसी मेकर अच्छा काम करे, यहाँ का जो लोग हैं वो बड़े लोग हैं, उनको अच्छा काम करे। यहाँ की व्यक्ति के अंदर को हम तो नहीं जाएंगे, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन यहाँ का सिस्टम अच्छा चले, सिस्टम लोकतांत्रिक होना चाहिए। यही गुस्सा था, यही आक्रोश था, क्योंकि तंत्र ही पूरी तरह से जिस तरीके से सवालों में आया। संजीव जी, आप ही के पास आ रही हूँ। पूरा का पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका था। क्या आप मानते हैं कि इस तंत्र पर भी क्या विदेशी ताकतें हावी हो रही थी? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ईसाई मिशनरीज का एक जाल फैला, जिस तरीके से कुछ एनजीओज जो लगातार फंडिंग बाहर से ले रहे थे, और क्या ये सभी लोग मिलकर उस तंत्र पर हावी हो गए और आम जनमानस को फिर जो परेशानी हुई उसका आक्रोश हम आज सड़कों पे देख रहे हैं? संजीव जी, देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो लोकतांत्रिक राष्ट्र भी हो सकता है। हिंदू जो सभ्यता है, संस्कृति है, हिंदू विचारधारा है, उसमें लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है और वो लोकतांत्रिक भी हो सकता है। जाहिर है कि राजतंत्र पहले समय में रहा, लेकिन भारत में तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। बिल्कुल। वैदिक काल से जो लोकतांत्रिक मूल्यों को हम प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो हिंदू राष्ट्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपस में एक गहरा जो तारतम्य है, और ये जो लोकतांत्रिक मूल्य अगर नेपाल में सुरक्षित रहते हैं तो ये नेपाल के लोगों के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। अगर लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहते हैं, अगर पहचान सुरक्षित रहती है, तो फिर देश की जनता भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि अस्तित्व ही सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। उद्धव जी, रवि जी और संजीव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि नेपाल की अस्मिता को जिस तरह से चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है, आवाज बुलंद हो उठी है। यह आवाज निकली है तो उम्मीद है दूर तक जाएगी। ये बदलाव किस तरीके का होगा? क्या ये बदलाव वाकई नेपाल को उसकी असली पहचान यानी हिंदू राष्ट्र का दर्जा वापस दिलाएगा? और जिस तरीके से नेपाल में इस वक्त अराजक तत्व, इस वक्त वो विदेशी ताकतें, वो षड्यंत्रकारी जिन्होंने नेपाली हिंदुओं पर आक्रमण किया, जिन्होंने नेपाली मंदिरों पर आक्रमण किया, जिन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, क्या उन्हें लेकर नेपाली जनता एक बार फिर से हल्ला बोलेगी? उनका पर्दाफाश होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।